हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय यूपीएससी डायरी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी के जो बचे हुए पीवाईक्यूज थे यूनिट सेकंड के, उसका पार्ट टू है ये वीडियो। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसमें 5 पीवाईक्यूज डिस्कस करे हैं। सोशियोलॉजी पेपर वन यूपीएससी ऑप्शनल के यूनिट टू के ये आगे के और जो बचे हुए क्वेश्चन थे, जिससे यूनिट 2 पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो हम वो डिस्कस करेंगे। ये सारे जो मॉडल आंसर है, ये सारे पीवाईक्यूज़ के मॉडल आंसर्स हैं। तो इससे ही हम सिलेबस कवर कर रहे हैं सोशियोलॉजी का। अगर आपने यूनिट फर्स्ट का नहीं देखा हो, तो वो भी देख लीजिएगा। उसमें थोड़ी ऑडियो की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मैं आने वाली वीडियोज़ में सारी जो ऑडियोज़ हैं, वो क्लियर हैं। और आप पेपर 2 सोशियोलॉजी पेपर 2 का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों मतलब सोशियोलॉजी पेपर 1, पेपर 2 दोनों का अगर आप पढ़ रहे हैं साथ में, तो ये दोनों की मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, तो आप तो फॉलो कर सकते हैं इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन व्हाट वे इंटरप्रिटेटिव मेथड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पॉजिटिविस्ट अप्रोच इन द स्टडी ऑफ द सोशल फिनोमेना, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी डिजाइन्स ऑफ द सोशल रिसर्च। 2018 का 10 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि इंटरप्रिटेटिव मेथड कैसे पॉजिटिविस्ट मेथड से अलग है। सोशल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए इसे हमें एग्जांपल से समझाना है। एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी डिजाइन ऑफ द सोशल रिसर्च। 2018 का 10 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे कैसे अप्रोच करेंगे इसे? हम इसे पॉजिटिविज्म जो साइंटिफिक लॉस की बात करता है, जिसके थिंकर है कॉम्टे दरखाइम, और इंटरप्रिटेटिव मेथड जो मीनिंग की बात करते हैं, जिसके थिंकर्स वेबर हैं और उनका वर्क है वेस्टर्न। तो ये इससे हम इंट्रोडक्शन बनाएंगे, फिर डिफरेंस बताएंगे, क्योंकि इसमें पूछा है कि इन व्हाट वे। तो डिफरेंस हम बताएंगे, एक टेबल बना लेंगे जिसमें इन एस्पेक्ट के बेसिस पे उसे हम इंटरप्रिटेटिव और पॉजिटिव मेथड दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन्टोलॉजी, एम, मेथड, रोल और एग्जाम्पल के बेसिस पे, और फिर हम डिजाइन में दोनों की एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लोरेटरी मेथड को बताएंगे। एक्सप्लेनेटरी मेथड रिसर्च डिज़ाइन से जो यूज़ हुई इन दोनों मेथड में, एक कंक्लूजन बता देंगे कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सोशियोलॉजी इसमें बताया है, सोशियोलॉजी पॉजिटिविज्म और इंटरप्रिटेटिविज्म के बारे में। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बता देती हूँ कि इसमें फ़र्क क्या है बस। सोचिए आप डॉक्टर के पास गए हो, एक डॉक्टर आपका बीपी, शुगर और एक्स-रे देख के बोलेगा कि आपको क्या बीमारी है। तो ये है पॉजिटिविस्ट अप्रोच, सिर्फ फैक्ट्स, डेटा और नंबर के बेसिस पे स्टडी करना। दूसरा डॉक्टर अगर आपसे बातचीत करेगा, आप स्ट्रेस में हो क्या? घर पर कोई प्रॉब्लम है? ये है इंटरप्रिटेटिव अप्रोच, मतलब आपकी फीलिंग्स और मीनिंग्स को समझना। सोशियोलॉजी लॉजी में भी ऐसे ही 2 तरीके हैं। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं, पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रिटेटिव। पॉजिटिविज्म मतलब पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो है, उसमें थिंकर आते हैं कॉम्टे रखाएं, और इंटरप्रिटेटिव अप्रोच में आते हैं वेबर और सिमल। इसमें रियलिटी ये है कि सोसाइटी को एक्सटर्नल फैक्ट पे स्टडी करते हैं, पॉजिटिविस्ट अप्रोच है। इंटरप्रिटेटिव में सोसाइटी को इसमें ये बोलते हैं कि मीनिंग्स लोग खुद बनाते हैं। पॉजिटिविस्ट अप्रोच का एम है लॉज और प्रोटेक्शन करना। इंटरप्रिटेटिव में मोटिव्स और मीनिंग को समझना। मेथड में बताएंगे क्वांटिटेटिव, सर्वे, स्टेट्स, सेंसस, एनालिसिस। तो ये सब चीज़ों का यूज़ होता है पॉजिटिविस्ट अप्रोच में। और इंटरप्रिटेटिव में क्वालिटेटिव, इंटरव्यू, केस स्टडी, फील्ड वर्क। यहाँ पे पॉजिटिविस्ट अप्रोच में जो रिसर्चर का रोल होता है, वो डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, और इंटरप्रिटेटिव में एम्पैथेटिक इनसाइडर की तरह। पॉजिटिविस्ट अप्रोच का एग्जांपल हम दिखाएंगे कि सुसाइड का बताएंगे कि ज़्यादा इंटीग्रेशन से कम सुसाइड हुआ है। और इंटरप्रिटेटिव में वेबर के प्रोटेस्टेंट एथिक में बिलीव्स, कैपिटलिज्म, एम एन श्रीनिवास की कास्ट स्टडीज। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच का मतलब होगा नंबर्स टेल द ट्रूथ, और इंटरप्रिटेटिव अप्रोच का मतलब होगा स्टोरीज एंड मीनिंग्स टेल द ट्रूथ। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। रिसर्च और डिज़ाइन में हम बताएँगे रिसर्च डिज़ाइंस, एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन। यहाँ पे कॉज़ और इफेक्ट को ढूँढने का काम है। जैसे कि आप पूछते हो कि ये चीज़ क्यों हुई? तो इसी को एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन के सेंस में हम देखेंगे। कॉज़ और इफेक्ट को जान रहे हैं हम। दिखाएँगे सुसाइड रेट, कम फैमिली बॉन्डिंग से ज़्यादा सुसाइड रेट्स हुए। और एनएसएस और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, लिटरेसी बढ़ने से फर्टिलिटी रेट कम होती। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। सेंसस, अर्बनाइजेशन लिंक्स विद ऑक्यूपेशनल चेंज। मार्स स्टडी एक्सप्लोइटेशन से क्लास कॉम्प्लेक्स। तो एक्सप्लेनेटरी डिजाइन मतलब जैसे कि आप क्राइम के रीजन समझने के लिए पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर डेटा देखते हो, तो इस तरह से एक्सप्लेनेटरी डिजाइन को आप बता सकते हो। एक्सप्लोरेटरी डिजाइन मतलब एक न्यू बात को समझना। जैसे कि आप पूछते हो कि क्या हो रहा है, समझाओ, समझ नहीं आ रहा है, मतलब एक नई बात को समझने का आप इनिशिएटिव ले रहे हो। जैसे कि मिलियन विस्की का
ट्रोब्लिंग आइलैंडर्स का जो स्टडी था, किनशिप रूल समझने के लिए फील्ड वर्क किया था उन्होंने। फिर एमएन नवास, रामपुरा विलेज, कास्ट और संस्कृताइजेशन, ये सब चीज़ें नहीं है, एक्सप्लोर कर रहे हो आप। शिकागो स्कूल, सिटी लाइफ, गेम्स, माइग्रेशन, तो ये स्टडी कर रहे थे नई चीज़ों को। वेबर प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक, मोटिव्स बिहाइंड हार्ड वर्क। टुडे सोशल मीडिया, एथनोग्राफी, कैसे इंस्टा या गेमिंग से आइडेंटिटी बनती है, तो ये नई चीज़ें हैं, तो इन्हें एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन मतलब डिटेक्टिव जैसे ग्राउंड पे जाके क्लूज़ कलेक्ट करना और स्टोरी को समझना, एक्सप्लोर कर रहे हो। फिर कंक्लूजन में हम बता देंगे कि इसमें कि सोशियोलॉजिकली तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिविस्ट मतलब जैसे कि माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, पॉजिटिविस्ट इस तरह से आप समझ सकते हो, फैक्ट और लॉस के बना रहे हैं। इंटरप्रिटेटिव जैसे बायनोक्यूलर से देख रहे हैं, मीनिंग्स और स्टोरीज। और मॉडर्न सोशियोलॉजी बोलता है दोनों मिला के ही पूरा पिक्चर आता है। इसे गिडेंस के मिक्स्ड मेथड से कोड करके हम कंक्लूड कर सकते हैं आंसर पे। यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉजिटिविज्म प्लस इंटरप्रिटेटिव इज इक्वल्स टू मिक्स्ड मेथड। फिर पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द shortfalls of positivist philosophy that give rise to the non-positive method of studying social reality। 2022 का 20 मार्क का क्वेश्चन है ये। इसमें शॉर्टफॉल्स पूछे पॉजिटिविस्ट फिलोसफी के, जिससे नॉन पॉजिटिविज्म को राइज मिला था सोशल रियलिटी को स्टडी करने में। और ये क्वेश्चन दूसरा है, क्रिटिकली एग्जामिन पॉजिटिविस्ट अप्रोच इन सोशियोलॉजिकल स्टडीज, 2013 का 10 मार्क का। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें पॉजिटिविस्ट अप्रोच को पहले बताना पड़ेगा, फिर हम उसको शॉर्टफॉल्स को बताएंगे, जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 में जो मैंने ऊपर लिखा है। तो एक तरह से सिमिलर कंटेंट ही हो जाएगा, रिपीटेटिव लगेगा, इसलिए मैंने और में लिख दिया है। आप इसका कंटेंट इसमें यूज कर सकते हैं। पॉजिटिविज्म को हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में, कॉम्पिटेटिव दरखाइन, सोशियोलॉजी एंड नेचर साइंस, अब तक याद हो जाएगा आपको। इसमें फिर शॉर्ट फॉल्स बताएंगे कि किन बेसिस पे ये फेल हुआ था, मतलब इसके लैग कर रहा था ये। फिर इसके क्रिटिक्स किन्होंने क्रिटिसिज्म दिया, उनके नाम मेंशन करेंगे, वेबर, वर्स्टेन, शूट्स, फेनोमेनोलॉजी, बुलर, रिफ्लेक्सिविटी। फिर किन मेथड्स का राइज हुआ, इसके बाद इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, एथनोमेथोडोलॉजी और क्रिटिकल थ्योरी। एक कंक्लूजन है मॉडर्न सोशियोलॉजी प्लूरलिस्ट अप्रोच के सेंस में। इसे हम कंक्लूड करते हैं। अब इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे, इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे कि जैसे कि पॉजिटिविज्म कॉम्टे दरखाइन बोलते हैं कि सोशियोलॉजी इज इक्वल्स टू नेचुरल साइंस। जैसे फिजिक्स यूनिवर्सल लॉज को फाइंड करता है, वैसे सोशियोलॉजी भी लॉज ऑफ सोसाइटी ढूंढते हैं। बट प्रॉब्लम ये हुई कि सोसाइटी मशीन नहीं है, ये ह्यूमंस विद इमोशंस है, चॉइसेस है, मीनिंग से बनी हुई। इसी वजह से तो नॉन पॉजिटिव मेथड आए थे। तो इस तरह से हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, अगर इस कॉम्टे को कोट करके और हाउएवर करके, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन एक्शन एक्सपोज सेवरल शॉर्टफॉल्स ऑफ द पॉजिटिविज्म। इससे नॉन पॉजिटिविज्म मेथड के लिए वे बना था एक तरह से। फिर शॉर्टफॉल्स के हम है ना इसमें पॉइंटर के बेसिस पे से वो करेंगे, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट, मतलब एक टेबल बना लेंगे, ताकि इन पॉइंट्स को उस पॉइंट से मतलब कंपेयर करके थिंकर के साथ कोट कर देंगे। हाँ, देखते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट है रियलिटी ऑन्टोलॉजी। पॉजिटिविस्ट व्यू है कि सोसाइटी इज इक्वल टू एक्सटर्नल सोशल फैक्ट्स। अब इसका शॉर्ट फॉल ये था कि ये सब्जेक्टिव मीनिंग को इग्नोर करता है, और उसे शूडो बर्जर ने बताया था। इन्होंने बोला था कि सोसाइटी सिर्फ नंबर से समझा नहीं जा सकता, इसमें पर्सनल मीनिंग भी होते हैं। फिर मेथोडोलॉजी, सेकंड पॉइंट, डिडक्टिव, यूनिवर्सल और क्वांटिफाइबल एज अ पॉजिटिविस्ट व्यू था। इसका शॉर्ट फॉल ये था कि एब्स्ट्रैक्ट है, वैल्यू लेडन है, रियलिटीज को कैप्चर नहीं करता। ऐसा मेडो ब्लूमर ने बोला था। जेंडर रोल्स को सिर्फ सर्वे के से समझा नहीं जा सकता ना, हमें नरेटिव्स की जरूरत है इसमें। दोनों की प्रॉब्लम अलग है, मेल और फीमेल। अब कॉजिलिटी, इसमें कॉज और इफेक्ट मैकेनिकल, पॉजिटिविस्ट व्यू अभी हमने देखा एक्सप्लेनेटरी में। शॉर्टफॉल इसका ये था कि एक्शन तो क्रिएटिव होते हैं ना, और रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। ये गारफिंकल ने बोला, एक ही सिचुएशन में अलग लोग अलग रिएक्शन देते हैं। ट्रैफिक जैम में कोई गुस्सा हो जाता है, कोई कोई टाइम पास करता रहता है, गाने सुनता रहता है, यूट्यूब चलाता रहता है, कुछ भी कर रहा है, या रील्स बना रहा है। अब ऑब्जेक्टिविटी, रिसर्चर यहाँ पे न्यूट्रल होना चाहिए, पॉजिटिविस्ट व्यू। अब इसका शॉर्ट फॉल ये था कि रिसर्चर भी अपने बाइसेस लाता है। कोई रिसर्चर पूरी तरह न्यूट्रल होकर रिसर्च कर रहे, रोबोट थोड़ी ना है वो। ऐसा एल्विन गोल्डन ने बोला था। तो केस स्टडी करने वाला अगर अपर कास्ट रिसर्चर है और दलित रिसर्चर का पर्सपेक्टिव अगर दोनों को कंपेयर करें तो वो सेम नहीं होगा, दोनों का अलग अलग होगा। यूनिवर्सलिज्म, एम में से बताएंगे कि इज इक्वल टू यूनिवर्सल लॉज, पॉजिटिविस्ट अप्रोच। अब वही अगर इसमें हम बताएं कि इसका शॉर्ट फॉर्म, ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक रियलिटीज को इग्नोर इग्नोर कर देता है।
ऐसे मर्टन मिडिल रेंज थ्योरी को कोट करके बता देंगे कि अर्बन स्लम वर्सेस रूरल विलेज दोनों पे सेम लॉ अप्लाई नहीं हो सकते। फिर डिटर्मिनिज्म, इंडिविजुअल पैसिव है ऐसा मतलब है ना पॉजिटिविज्म में बोला। बाकी इसका ये शॉर्ट बोलता कि ह्यूमन एजेंसी और चॉइस को इग्नोर कर दिया। वेबर हेबरनेस को यहाँ कोट करेंगे कि एक ही गरीबी में एक लड़का आईएएस बन जाता है और दूसरा क्राइम में चला जाता है। लास्ट पॉइंट है गोल ऑफ नॉलेज, प्रेडिक्ट तो कंट्रोल करना चाहता है पॉजिटिविस्ट। इसका शॉर्टकट ये है कि इसमें क्रिटिक भी मतलब इसे क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, शुड आल्सो क्रिटिक और इमेंसिपेट। फ्रैंकफर्ट स्कूल को कोट करेंगे कि सिर्फ जीडीपी डेटा अगर देखें तो ये समझना मुश्किल है कि इनइक्वालिटी लोगों की लाइफ कैसे तोड़ रही है। अगर जीडीपी ग्रो कर रही है जरूरी नहीं है कि सब लोग उसमें ग्रो करना है। इनइक्वालिटी बढ़ भी रही हो उसमें सिर्फ 10% लोग ही ग्रो कर रहे हो, 90% लोग अभी भी और गरीबी में है, तो ये हम बता सकते हैं। द राइज ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड, वेबर के वर्स्टन एक्शन को समझना जैसे प्रोटेस्टिंग एथिक, कैपिटलिज्म, शूट्स के फेनोमेनोलॉजी, लाइव एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। गार्फिंकल का मेथोडोलॉजी, लोग अपनी एवरीडे लाइफ में ऑर्डर कैसे बनाते हैं। तो होलर का रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी, रिसर्च अपने बायसेस को रिफ्लेक्ट करें। हेबरमस क्रिटिकल थ्योरी, एक्सपोज पावर, आइडियोलॉजी, डोमिनेशन, मर्टन मिडिल रेंज थ्योरी जो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल हो। तो इस तरह से नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड राइज करिए। ये सारे थिंकर्स आपको याद होना चाहिए ताकि आप आगे इसे कोट करते रहो। ये अभी याद करते हुए चलोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लास्ट टाइम तो कुछ भी याद नहीं होता है फिर। अभी से करते-करते चलो थोड़ा-थोड़ा तो याद होता जाएगा। ये एग्ज़ाम्पल बताएँगे फिर हम इसमें। एग्ज़ाम्पल में हम बताएँगे कि डर्कहाइम की सुसाइड जो केस स्टडी थी, पॉजिटिविस्ट है, इंटीग्रेशन वर्सेस रेगुलेशन। अब इसमें डॉगलस और एटकिंसन जो इंटरप्रिटेटिविस्ट हैं, उन्होंने कहा कि सुसाइड का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का डेटा। अब एथनोग्राफिक स्टडी से नॉन पॉजिटिविस्ट श्रीनिवास का जैसे कास्ट व्यवस्था और फैमिली रिलेशन, तो ये हमें डीपर कल्चरल लॉजिक प्रोवाइड करते हैं। ये एग्जांपल हम कंपैरिजन में बता सकते हैं। अर्बन स्टडीज में सेंसस बोलता है कि स्लम इज इक्वल टू पुअर हाउसिंग और शिकागो स्कूल ने दिखाया है कि स्लम इज इक्वल टू गैंग्स माइग्रेशन नेटवर्क्स। तो अलग अलग चीजें पता लग रही हैं हमें। कंटेम्प्रेरी साइंस में बिग डेटा, सोशल मीडिया ट्रेंड्स जैसे लाइक्स और शेयर, और नॉन पॉजिटिव डिजिटल एथनोग्राफी के हिसाब से लोग अपना इंस्टा प्रोफाइल से आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं। दोनों में अलग-अलग बातें हो रही हैं, अलग-अलग चीज़ें पता लग रही हैं। पॉजिटिविज़्म ने एक तरह से कंक्लूजन हम बताएँगे इसमें। अब आंसर को हम कंक्लूड करेंगे कि पॉजिटिविज़्म ने सोशियोलॉजी को साइंटिफिक लेजिटिमेसी दी, लेकिन सब्जेक्टिविटी इग्नोर करके एक तरह से लिमिट हो गया है। नॉन पॉजिटिविज़्म ने इसे रिस्टोर किया मीनिंग, एजेंसी और रिफ्लेक्सिविटी के साथ। तो आज का मॉडर्न सोशियोलॉजी है प्रूडेस्ट अप्रोच के ऊपर काम करने वाला, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का मिक्स, जो ग्रेडेंस कहते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं नंबर विदाउट स्टोरीज आर हाफ ट्रूथ एंड स्टोरीज विदाउट नंबर आर इनकम्प्लीट। तो सोशियोलॉजी को दोनों की जरूरत है, सोशियोलॉजी नीड्स बोथ। इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा और एग्जाम्पल भी आपको अ अ, मतलब अंडरस्टैंड हो गए होंगे। नेक्स्ट आंसर हम देखते हैं इसमें। क्वेश्चन हम रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। इस क्वेश्चन में पूछा गया फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी रिजेक्ट मैनी ऑफ द अजम्पशन ऑफ द पॉजिटिविज्म कमेंट। 2020 का 20 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि सोशियोलॉजी में ये जो अप्रोच है फिनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, वो बहुत सारी जो पॉजिटिविज्म्स की असम्पशन है उन्हें रिजेक्ट करता है। इस पे हमें कमेंट करना है। अब कमेंट एज ए कीवर्ड हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम पहले तो इसे एक्सप्लेन करेंगे फिनोमेनोलॉजी को। फिर पॉजिटिविज्म के सेंस में मतलब पॉजिटिविज्म को क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हुए एक बैलेंस टाइम के साथ इसे कंक्लूड करेंगे। इसका मतलब ये होता है कमेंट करना। अब इसका अप्रोच क्या है? इस आंसर को एड्रेस कैसे करेंगे हम? यहाँ पे हम पॉजिटिविज्म और फिनोमेनोलॉजी को कंपेयर करते हुए हम इसे डिफाइन करेंगे। फिर बताएँगे कैसे फिनोमेनोलॉजी पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट करती है। इसमें 4-5 पॉइंट हम है ना थिंकर के साथ कोट कर सकते हैं। फिर एग्ज़ाम्पल बताएँगे और फिर इसमें हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन डालेंगे जिसमें स्ट्रेंथ और लिमिटेशन दोनों ही इंक्लूडेड है। फिर एक बैलेंस्ड स्टैंड के साथ इसे कंक्लूड कर देंगे। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे अगेन मैंने सेम ही सेंस में इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में पॉजिटिविज्म में हमेशा कॉम्टे और दरखाइम को ही ज़्यादातर कोट करते हैं। तो इसलिए मैंने कॉम्टे दरखाइम दोबारा से डाला है। एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आएँगे, इसलिए ये रिपिटेटिव आपको अभी लग रहा है पढ़ने में क्योंकि अपन एक ही यूनिट पढ़ रहे हैं, मतलब सेकंड यूनिट।
लेकिन एग्ज़ाम में तो ऐसे लिमिटेड क्वेश्चन ही आना है, तो वो रिपिटेटिव नहीं जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि जैसे कि पॉजिटिविज़्म में बोला गया है कि सोसाइटी को साइंटिफिक सेंस में स्टडी करो, ऑब्जेक्टिविटी पे, कॉज़िलिटी पे, यूनिवर्सल लॉज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। लेकिन फिनोमेनोलॉजी बोलती है कि ह्यूमन बिहेवियर को बिल्कुल फिज़िक्स के लॉ की तरह समझाया नहीं जा सकता। यहाँ पे ही लड़ाई है ना पॉजिटिविज़्म फिनोमेनोलॉजी की स्टार्ट होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि फिनोमेनोलॉजी को फर्स्ट पर्सपेक्टिव किसी से रिजेक्ट कर रहा है। और इसमें है ना हम फिनोमेनोलॉजी को जब भी बताएँगे तो इसमें शूट्स और गार्फिंकल और हस्टल को कोट करके बताएँगे। ये कहते हैं कि सोसाइटी को समझने का मतलब है लोगों के सब्जेक्टिव मीनिंग और एक्सपीरियंस को समझना। मतलब इंसान एक थिंकिंग बीइंग है, कोई रोबोट नहीं है। अब कैसे फिनोमेनोलॉजी रिजेक्ट करती है पॉजिटिविज्म को एग्जांपल के साथ हम बताएँगे। फर्स्ट है रिजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि सोशल पक्ष इंडिविजुअल से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन शूट्स बोलते हैं कि रियलिटी तो लोग अपने टाइपिफिकेशन के थ्रू बनाते हैं। एग्जांपल में मैरिज, इंडिया में ड्यूटी और फैमिली बॉन्ड के सेंस में हम इसे देखते हैं, बाकी वेस्ट में लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह इसे देखा जाता है। तो ये यूनिवर्सल डेफिनेशन मैरिज की पॉसिबल ही नहीं है। फिर है क्रिटिक ऑफ यूनिवर्सल लॉस। अब यहाँ पे दरखाई ने सुसाइड को सिर्फ सोशल इंटीग्रेशन रेगुलेशन से एक्सटेंड किया, लेकिन फिनोमेनोलॉजिस्ट बोलते हैं कि मीनिंग अलग होते हैं, जैसे मार्टियरडम, प्रोटेस्ट और डिस्पेयर। भगत सिंह जी का जो एग्जीक्यूशन था सोसाइटी के लिए, हमारे लिए वो शहादत है, और दरखाई के पढ़ने के हिसाब से बस सुसाइड नहीं है वो। तो हम ये बता सकते हैं। फिर तीसरा है सब्जेक्टिविटी एज अ सेंटर। पॉजिटिविज्म सब्जेक्टिविटी को बायस समझता है, लेकिन शूट्स कहते हैं कि मीनिंग ही सोशल लाइफ की फाउंडेशन है। जॉइंट फैमिली में रिस्पेक्ट ओबीडियंस के इक्वल आती है, वेस्ट में रिस्पेक्ट पर्सनल प्राइवेसी के इक्वल आती है। इंटरप्रिटेशन और प्रिडिक्शन, पॉजिटिविज्म प्रिडिक्ट करना चाहता है लॉ लाइक फैशन में, लेकिन गार्थिंकर बोलते हैं कि डेली टॉक और रिचुअल्स ही ऑर्डर बनाते हैं। ऐसे कोर्ट रूम के जो रिचुअल्स होते हैं, कोर्ट रूम के रिचुअल्स ऑल राइस, ये सिर्फ रूल नहीं है, एक सिंबलिक मीनिंग है जो लॉ को सस्टेन करता है। तो ये हम बता सकते हैं। और स्टैटिक वर्सेस प्रोसेसुअल रियलिटी, पॉजिटिविज्म के लिए सोसाइटी इज इक्वल्स टू फिक्स स्ट्रक्चर है। शूट्स बोलते हैं कि रियलिटी कोई एकम्प्लिशमेंट है। एग्जाम्पल क्लासरूम का जो ऑर्डर है, हर दिन टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन से नया बनता है। तो ये हम इसमें बता सकते हैं। फिर सिक्स्थ पॉइंट है क्रिटिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डेफिनेशन। पॉजिटिविज्म ज़्यादा रिलाय करता है ऑफिशियल डेटा पे। यहाँ पे हमें ना सिकोरल को कोट करते हुए बताएँगे, ये कहते हैं कि ऑफिशियल डेटा भी नेगोशिएटेड होता है। जो पुलिस का जुवेनाइल डेलिक्वेंट का जो लेबर स्टीरियोटाइप्स है ना, के बेसिस पे ही होता है, वो पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। एक लेबर स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पे है, वो तो पूरी तरह ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल नहीं हुई ना। फिर क्रिटिक ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी, इसमें हम बताएँगे पेरीना को कोट करते हुए। पॉजिटिविज्म बोलता है कि सोशियोलॉजी वैल्यू न्यूट्रल है, लेकिन फेरिना कहते हैं कि इमोशंस और वैल्यूज ही नॉलेज को शेप करता है। एग्जाम्पल अगर हम कास्ट के जो एट्रोसिटीज हैं वो हम बताएंगे, तो सिर्फ नंबर से स्टडी कर पाएंगे क्या? नहीं, तो ह्यूमिलेशन और पेन को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए नंबर्स काफ़ी नहीं है। फिर हम बताएँगे स्ट्रेंथ ऑफ फेनोमेनोलॉजी। ये लिव्ड एक्सपीरियंस कैप्चर करता है, एक्सप्लेन करता है माइक्रो प्रोसेस को, जैसे कि कास्ट, इंसल्ट, जेंडर इनइक्वालिटी, स्टिग्मा। गॉफमेन का स्टिग्मा स्टडी जो है इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि एक पर्सन को के जो छोटे एक्सपीरियंस से समझने से पूरी सोसाइटी का नेचर डायग्राम बनाया है। ये क्रिटिक के लेवल्स में, कि पहले पॉजिटिविज्म को क्रिटिक किया, फिर फेनोमेनोलॉजी को, फिर एक्शन मेथोडोलॉजी। इस तरह से लेवल्स सकते हैं। ये छोटे-छोटे डायग्राम आपको नंबर गेन करने में हेल्प करेगा। आपको लिमिटेशन बता देती हूँ। लिमिटेशन में माइक्रो स्ट्रक्चर को एक तरह से इग्नोर कर दिया इसमें, जैसे क्लास पैट्रियार्की, कैपिटलिज्म, इससे इग्नोर हो गया। रिलेटिविज्म का रिस्क होता है, इसमें जनरलाइज करना मुश्किल होता है। पॉजिटिविज्म में पॉलिसी मेकिंग के लिए डेटा चाहिए, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए सेंसस और एनएसएसओ एक तरह से इंडिस्पेंसेबल है। तो ये हम इसमें बताएँगे। अब है ना फिनोमेनोलॉजी का कंक्लूजन दे देंगे। तो क्लियर है कि फिनोमेनोलॉजी ने पॉजिटिविज्म के अजम्पशन को रिजेक्ट किया, जैसे ऑब्जेक्टिविटी, कॉज़िलिटी, यूनिवर्सल लॉ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक अप्रोच गलत है और दूसरा सही है। सोशियोलॉजी की असली ब्यूटी है प्लूरलिज्म में। पॉजिटिविस्ट मेथड हमें पैटर्न्स देती हैं और फिनोमेनोलॉजी हमें लिव्ड एक्सपीरियंस बताती है। टुगेदर दे गिव अस अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ सोसाइटी। तो ये हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, ना पूरे तरह से एक्सट्रीम सेंस में, ना एक साइड है, एक बैलेंस ट्रेंड पसंद आता है एग्जामिनर को, तो इस तरह से हम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, एक्सप्लेन मेथोडोलॉजिकल एंड फेनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एज अ क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म। इसमें हमें बताना है, इन्हें एज अ क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म और एक्सप्लेन करना है। अप्रोच में हम पॉजिटिविज्म को पहले डिफाइन करेंगे, फिर हम बताएंगे फेनोमेनोलॉजी के बारे में। इसमें थिंकर कोड करेंगे, जो फेनोमेनोलॉजी के थिंकर हैं उनके, फिर एक्सप्लेन करेंगे मीनिंग, आंसर, सब्जेक्टिविटी, एग्जाम्पल। मेथोडोलॉजी में भी थिंकर बताएंगे, फिर बताएंगे कि एवरीडे प्रैक्टिसेस से रिलेट करता है और इसके एक्सपेरिमेंट, इसकी डेफिनेशन। फिर एक क्रिटिक को शो करेंगे, शेयर्ड क्रिटिक। इसमें क्या-क्या क्रिटिसाइज़ करना है, उस सेंस में से डायग्राम भी बना देंगे। फिर इसमें बैलेंस कंक्लूजन देंगे। इस तरह से मतलब कंक्लूड करेंगे आंसर, और ये स्ट्रक्चर रहेगा आंसर का। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिनोमेनोलॉजी, सबसे पहले पॉजिटिविज्म को बताना है कि अगर उसको हम तर्क है। ये बार-बार रिपीट हो रहा है क्योंकि पॉजिटिविज्म के सेंस में ही हम सबको कंपेयर कर रहे हैं ना। इसलिए वो इसमें बोलते हैं कि जो पॉजिटिविज्म है, इस सोसाइटी को स्टडी करना का तरीका नेचुरल साइंस जैसा होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिविटी, यूनिवर्सल लॉज, नंबर और स्टैटिस्टिक्स। एग्जांपल दरखाइन ने सोसाइटी को एक्सप्लेन किया, सोशल इंटीग्रेशन, रेगुलेशन के लेवल से, मतलब एक तरह का फॉर्मूला बना दिया। तो ये तो फिर फेनोमेनोलॉजी, मेथोडोलॉजी की एंट्री हुई यहाँ पे। फेनोमेनोलॉजी में अल्फ्रेड कहते हैं कि सोसाइटी कोई बाहर से इम्पोज चीज़ नहीं है, बल्कि लोगों के मीनिंग और एक्सपीरियंस से बनती है। और इसलिए फेनोमेनोलॉजी का फिर हम है ना यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे ब्रैकेटिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें बताया कि अपनी जो अजम्पशन है ना, उसे साइड पे रखना चाहिए और समझना चाहिए कि लोग खुद अपने एक्सपीरियंस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ये ब्रैकेटिंग जो है एडमंड का ये कॉन्सेप्ट है। फिर शूट्स ने बताया कि रियलिटी इज इक्वल्स टू इंटर सब्जेक्टिव, मतलब लोग अपने मीनिंग शेयर करके सोसाइटी बनाते हैं। और इसमें सुसाइड वाला एग्जांपल हम देंगे कि सुसाइड के केस में दरखाएँ बोलेंगे कि इंटीग्रेशन लो, इससे सुसाइड है, लेकिन शूट्स कहेंगे कि किसी के लिए सुसाइड डिस्पेयर है, किसी के लिए मार्tyrdom और किसी के लिए एक्सीडेंट। जैसे भगत सिंह की जो फांसी थी, उसे डेविएंस की तरह नहीं देखा गया था, वो देखा गया था एज़ अ शहादत की तरह देखा गया था, मार्tyrdom की तरह देखा गया था कि वीर गति को प्राप्त हो गए थे। फिर पीटर बर्जर और थॉमस लैपमैन, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। इसमें जो रियलिटी है ना, वो खुद से सोशली कंस्ट्रक्ट की गई है। जो भी रूटीन के हमारे इंटरैक्शन होते हैं ना, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, बोलने का तरीका, उससे हम रियलिटी बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिविटी को रिजेक्ट करता है और यूनिवर्सल लॉ को भी, और ऑब्जर्वर के डिटैच रूल को भी। रेट्रो मेथोडोलॉजी को देख लेते हैं हम। यहाँ पे गार्फिंकल और एरॉन सिकोरल का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि सोसाइटी का ऑर्डर बनता है लोगों के रोज के प्रैक्टिसेस से, मतलब बड़े-बड़े यूनिवर्सल लॉ की जरूरत नहीं है। छोटी-छोटी डेली कन्वर्सेशन और रिचुअल सोसाइटी को सस्टेन करते हैं। गार्फिंकल के जो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें फेमस है। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता है कि अगर आप अपने घर का डिनर सडनली बिजनेस मीटिंग की तरह ट्रीट करो, कि आप ऐसे बोलने लग जाओ, प्लीज पास द एसिड्स इंस्टेड ऑफ दाल, तो आप तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये दिखता है कि डेली नॉर्म्स कितने पावरफुल होते हैं, मतलब किस तरह से आप अजीब तरीके से बोलने लग जाओगे, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में फॉर्मल की तरह बोलने लग जाओगे, तो सबका ध्यान आपकी तरफ हो जाएगा। तो यही है प्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। फिर सिकोरल ने बोला था कि स्टेट्स और सर्वे बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होते, मीनिंग कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि पुलिस जब किसी को जुवेनाइल डिलिक्वेंट बोलती है, तो वो स्टीरियोटाइप और बाइस का रिजल्ट होता है एक तरह से, ना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्राइम डेटा के बेसिस पे। तो ये हम बता सकते हैं। और फिर शेयर्ड क्रिटिक में हम बताएंगे, ये दोनों फिनोमेनोलॉजी और मेथोडोलॉजी मिलके पॉजिटिविज्म के कुछ असम्पशन को रिजेक्ट करते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिविटी, ये मीनिंग सब्जेक्टिव होते हैं, यूनिवर्सल लॉ हर जगह सेम नहीं, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं। क्वांटिफिकेशन, सिर्फ नंबर से लिव्ड एक्सपीरियंस समझ नहीं आते। स्टैटिस्टिक सोर्सेस, इसमें क्या होता है, रियलिटी प्रोसेस है जो डेली इंटरेक्शन से बनती है। सिंपल एग्जांपल, तो शादी का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया में ड्यूटी प्लस और फैमिली ओनर पे है, नहीं वेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट पे है। नंबर से ये डेट कभी कभी मतलब नंबर जो है ना, उससे ये डेट कभी हमें मिलने नहीं वाली है। एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन में हम बताएंगे स्ट्रेंथ और लिमिटेशन। जो मैंने शेयर्ड पर्सपेक्टिव बताया ना, मैंने पॉइंटर्स में ही ऐड कर दिए, मैंने आपको एक बार ब्रीफ कर दिए वो, जो एक साथ, बाकी मैंने हर पॉइंट के बाद एक्सप्लेन किया इसमें। और क्रिटिकल इवैल्यूएशन में बताएँगे कि स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस। स्ट्रेंथ में बताएँगे कि जो लाइव मीनिंग्स होते हैं, लाइव मीनिंग कैप्चर करना, ये इसका एडवांटेज है। माइक्रो रियलिटी
एक तरह से समझाता है, जैसे कास्ट, इंसल्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि मैक्रो स्ट्रक्चर जैसे पैट्रियार्की, क्लास, कैपिटलिज्म इसमें इग्नोर हो जाते हैं। फिनोमेनोलॉजी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है और एथोमेथोडोलॉजी छोटी-छोटी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। पॉलिसी मेकिंग के लिए हमें सेंसस और एनालिसिस जैसे पॉजिटिविस्ट डेटा की ज़रूरत पड़ती है। इसके हमें ना लिमिटेशंस भी लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। ये पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट किया फिनोमेनोलॉजी ने, फिनोमेनोलॉजी को एक्सटेंड किया एथनोमेथोडोलॉजी ने। दोनों की शॉर्ट पॉइंटर लिख दिए। पॉजिटिविज्म ऑब्जेक्टिविटी, लॉज और कॉज़लिटी से रिलेटेड है। फिनोमेनोलॉजी शब्द सब्जेक्टिव मीनिंग, इंटरसब्जेक्टिविटी से रिलेटेड है। और एथनोमेथोडोलॉजी एवरीडे प्रैक्टिसेस और सिचुएटेड मीनिंग से रिलेटेड है। इनके थिंकर कोड कर दिए ताकि इजी रहे याद करने में, कंफ्यूजन ना हो। और इसमें हम बता सकते हैं डायग्राम का तो मैंने बता दिया आपको। कंक्लूजन हम कैसे करेंगे? फिनोमेनोलॉजी और मेथोडोलॉजी ने एक तरह से पॉजिटिविज्म को चैलेंज करके सोशियोलॉजी को एक नया डेप्थ दिया था। और मतलब नंबर्स के पीछे जो मीनिंग और लाइव्ड एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब लिव्ड एक्सपीरियंस, उन्हें समझाया। लेकिन बेस्ट सोशियोलॉजी तभी होती है जब हम दोनों कंबाइन करते हैं, पॉजिटिविस्ट क्रैगर प्लस फिनोमेनोलॉजिकल डेप्थ। तभी हमें एक होलिस्टिक पिक्चर मिलेगी सोसाइटी की। तो यहाँ पे हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं इसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, एग्जामिन द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। 2017 का 20 मार्क का क्वेश्चन है। और इसमें और में ये, हाउ फार आर सोशियोलॉजिस्ट जस्टिफाई यूजिंग पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी, एक्सप्लेन विद सुटेबल इलस्ट्रेशन। दोनों का कंटेंट सिमिलर ही है। इस वजह से हमें ना जो फर्स्ट वाला है उसे उसकी अप्रोच मैंने यहाँ मेंशन करी है, बाकी कंटेंट सेम ही रहेगा दोनों का। यहाँ पे इंट्रो में हम पॉजिटिविज्म को डिफाइन करेंगे और पोस्ट पॉजिटिविज्म को डिफाइन करेंगे। पॉजिटिविज्म में ऑब्वियसली पॉजिटिव रखा है नहीं। यहाँ पे आप और 2 थिंकर ऐड कर सकते हो। सेंट साइमन को भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड वो मैंने डाला नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हैं इसमें सेंट साइमन और स्पेंसर को। क्योंकि सेंट साइमन, कॉम्टे, स्पेंसर तक हैं, इन्होंने ही पॉजिटिविस्टिक थ्योरी की फाउंडेशन रखी थी। और इस तरह से आप एक सिंपल सी डेफिनेशन भी डाल सकते हो कि positivism is an approach of studying sociology as a discipline which aims at employing principle similar to those in natural science। एक सिंपल से डेफिनेशन, ताकि थोड़ा रिपीटेटिव नहीं लगे। और फिर हम पोस्ट पॉजिटिविज्म में पॉपर और गिडेंस को बताएंगे। फिर पोस्टुलेट्स बताएंगे पॉजिटिविज्म में, ऑब्जेक्टिविटी, यूनिवर्सल लॉ, एम्पिरिसिज्म, क्वांटिफिकेशन। और पोस्ट पॉजिटिविज्म के पोस्टुलेट्स है पेलेबिलिज्म, रिफ्लेक्सिविटी, कॉन्टेक्चुअलिटी, मेथोडोलॉजिकल प्लuralism। और फिर कंपैरिजन भी बता सकते हैं हम यहाँ पे कैसे शिफ्ट हुआ। और कंक्लूजन में हम कंट्रीब्यूशन बता के इसे कंक्लूड कर देंगे। तो पॉजिटिविज्म का नाम आते ही हमें पता है कॉम्पिटिटिव का, इनको हम डालेंगे इसमें और फिर से दोबारा रिपीट करेंगे कि उन्होंने सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस की तरह ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक और लॉ फाइंडिंग सब्जेक्टिव बना का ऐसा बोला था उन्होंने। फिर वही पोस्ट पॉजिटिविज्म जैसे कार्ल पॉपर, कून और फेयरबैंक और गिडन्स और डोना, इन्होंने बोला कि इतना सिंपल नहीं है। सोसाइटी को समझने के लिए सब्जेक्टिविटी, कॉन्टेक्स्ट और रिफ्लेक्सिविटी की भी जरूरत होती है। फिर हम इसमें बताएंगे पॉजिटिविज्म के पोस्टुलेट्स। 5 की पोस्टुलेट्स हैं जो कॉमन मिलते हैं हर जगह। एम्पिरिसिज्म नॉलेज ऑब्जर्वेशन से आता है, जैसे कि दरखाम के सोसाइटी स्टडी। स्टैटिस्टिक्स यू का यूज किया, पर्सनल फीलिंग नहीं यूज करी। यूनिटी ऑफ साइंस, इसमें काम को इंक्लूड कर सकते हैं। सोशल साइंस इक्वल्स टू नेचुरल साइंस के सेंस में, जैसे फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन होते हैं, वैसे सोशियोलॉजी में भी लॉज ऑफ सोसाइटी होती है। यहाँ पे हम गिरीन को भी बता सकते हैं कि उन्होंने बोला था कि वो सोसाइटी इज द लेबोरेटरी ऑफ द सोशियोलॉजी। और ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी इसमें बताएंगे वेबर और रॉबर्ट का। रिसर्च फ्री फ्रॉम बायस, एग्जांपल सेंसस डेटा कलेक्शन, इन्यूमरेटर की पर्सनल बिलीफ इररिलेवेंट। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं तीसरे पॉइंट पे सेंसस डेटा कलेक्शन, पर्सनल बिलीफ को इग्नोर कर देते। फिर हम बताएंगे क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन में गिलिंग एंड गिलिंग नंबर्स रिवील करते हैं एक तरह से पैटर्न, क्राइम रेट्स को स्टैटिस्टिक्स से समझना। और फिर कॉज़िलिटी और प्रेडिक्शन, इसमें सोसाइटी में कॉज इफेक्ट का रिलेशन है। पॉवर्टी से क्राइम जुड़ा है, क्राइम से पॉलिसी एक्शन। और फिर हम पोस्ट पॉजिटिविज्म से रिलेटेड पॉइंटर्स बताएंगे। पोस्ट पॉजिटिविज्म एक रिएक्शन था रिजिड पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट। थिंकर्स ने कहा था कि सोसाइटी इतनी मैकेनिकल नहीं जितना पॉजिटिविस्ट बता रहा है। फॉल्सिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरीज को टेस्ट करना जरूरी है, जैसे कि ब्लैक स्वान थ्योरी, इसको प्रूव किया था ऑल स्वान्स आर राइट। तो ये एक तरह से ब्रेक हुआ था। पैराडिगम शिफ्ट, थॉमस बून। नॉलेज में रिवॉल्यूशंस आते रहते हैं,
जैसे न्यूटन से आइंस्टीन की तरफ शिफ्ट हुए थे। फिर एपिस्टेमोलॉजिकल एनार्किज्म, फेयरबैंक का नो नो सिंगल मेथड इज सुप्रीम। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंटरव्यूज प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस स्टोरीज ये सब मिक्स करते हैं। तो क्रिटिकल थ्योरी अडॉर्नो को बताएंगे और फ्रैंकफर्ट स्कूल। अ, यहाँ पे नॉलेज इज इक्वल्स टू पावर का एक तरह से टूल होता है। जैसे मीडिया रिसर्च कैपिटलिस्ट प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करती है। फिर सब्जेक्टिविटी इन सिंबल्स, यहाँ पे कार्ल जंग को कोट करते हुए कहेंगे कि रियलिटी शेप होती है अनकॉन्शियस मीनिंग से। जैसे ड्रीम रिफ्लेक्ट करते कलेक्टिव मिथ्स को, ना कि स्टेटिस्टिक्स को। तो क्रिटिकल रियलिज्म में भास्कर को रिलेट कर सकते हैं कि रियलिटी पर कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझ आती है ये। जैसे कि पॉवर्टी तो रियल है पर कल्चर के हिसाब से मीनिंग अलग-अलग है। जैसे कि किसी के लिए अ, गरीबी पैसों के सेंस में है और किसी के लिए गरीबी नॉलेज के सेंस में, किसी के लिए एस्पायरेशन पॉवर्टी ऑफ एस्पायरेशन करके बोलते हैं ना कुछ, तो वो भी हो सकती है। गरीबी अलग-अलग चीज़ों में डिफाइन हो गई। फिर कंपैरिज़न हम बताएँगे। कंपैरिज़न एक छोटे से माइंड मैप भी बना सकते हैं हम यहाँ पे। ये नॉलेज हमें दोनों से ही मिल रहा है। पॉजिटिविज़्म, एम्पिरिसिज़्म बताता है, ये ऑब्जेक्टिविटी बताता है, क्वांटिफिकेशन कॉज़िनिटी। और पोस्ट पॉजिटिविज़्म फॉल्सिफिकेशन पैराडिग्म शिफ्ट पावर नॉलेज मल्टीप्लिसिटी। तो 2 तरह के अलग-अलग नॉलेज हमें मिल रहे हैं इससे। तो ये हम एक डायग्राम बना सकते हैं। कंक्लूजन में हम बता देंगे कि पॉजिटिविज़्म ने सोशियोलॉजी को साइंटिफिक लेजिटिमेसी दी। कॉम्टे, दरखाइन, स्पेंसर, कान को भी डाल सकते हैं, वेबस्टर और गिलिन को भी डाल सकते हैं इस। और फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म में पॉपर, पूल और फेयरबैंड, एडोर्नो जिनने एक तरह से उसकी लिमिट्स दिखाई और सब्जेक्टिविटी को इंट्रोड्यूस किया। सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, SUOR, ये भी आप याद कर सकते हो। और अगर आज के टाइम में सोशियोलॉजी जो हमें चाहिए वो एक बैलेंस तरीका चाहिए। इसे हम कहते हैं मेथोडोलॉजिकल प्लuralism। मैं बार-बार हर जगह इसे कंक्लूजन में यूज़ कर रही हूँ कि इस तरह से बैलेंस कंक्लूजन होती है। मतलब हमें सर्वे भी चाहिए, एथनोग्राफी भी चाहिए, साइकोएनालिसिस भी चाहिए और क्रिटिकल थ्योरी भी चाहिए। ये यहाँ पर हम एक फॉर्मूला के सेंस में कंक्लूड कर सकते हैं कि सर्वे प्लस एथनोग्राफी प्लस साइकोएनालिसिस प्लस क्रिटिकल थ्योरी। तो इस तरह से आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11। इस सोशियोलॉजी ये फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी जो हमारे सिलेबस 3D2 पेपर 1 में मेंशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन में आता है ये। इस सोशियोलॉजी या वैल्यू फ्री साइंस डिस्कस, ये 2020 का 10 मार्क का क्वेश्चन है। और इसके और में है व्हाट इज वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी क्लैरिफाई। तो दोनों सिमिलर कॉन्टेक्स्ट के हैं, इस वजह से मैंने यहाँ डालती हूँ। यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे कि वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी होती क्या है, यहाँ पे दरखाइन और वेबर को मेंशन करके बताएंगे। पॉजिटिविस्ट व्यू को हम बताएंगे सोशियोलॉजी इज ऑब्जेक्टिव। इसके जो क्रिटिक्स है उसे भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, डिस्कस बोला है यहाँ पे। जैसे कि सोशली कंडीशन है। फिर कोल्डन एंटी मिलिटोर का जो एग्जांपल है वो बताएंगे। इंटरप्रेटिविस्ट और फेमिनिस्ट, और फिर एक बैलेंस व्यू के साथ इसे हम यहाँ पे 4 पॉइंट बनाएंगे। रिलेटिव ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है इसमें, ये कंक्लूड कर देंगे। अब वेबर क से हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि वेबर ने बोला था कि सोशियोलॉजी को फैक्ट्स और वैल्यू अलग रखना चाहिए। फैक्ट क्या होते हैं? फैक्ट इज इक्वल्स टू व्हाट इज और वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट ऑट टू बी। दरखाई में कहते थे कि सोशल पेपर चीज़ों की तरह स्टडी करो जैसे नेचुरल साइंस फिनोमेना। अब पॉजिटिविस्ट व्यू, इसको पूरी तरह से मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने दिए हैं, यहाँ पे मैंने वेबर को भी डाला है, लेकिन वेबर कोई पॉजिटिविस्ट नहीं है, ना कि वो एंटी पॉजिटिविस्ट भी हैं और ना वो पॉजिटिविस्ट है। मतलब उनका मिडिल पाथ उन्होंने अपनाया था इसमें। वो एक तरह से एक कैटेगरी में उनको डिफाइन नहीं करेंगे हम इसमें। तो पॉजिटिविस्ट थिंकर बोलते थे कि सोशियोलॉजी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हो सकती है। दरखाइम ने बोला कि सोशल फैक्ट को ऑब्जेक्टिव डेटा के साथ स्टडी करना चाहिए। इसे सोसाइटी स्टडी स्टैटिस्टिक्स, नॉट पर्सनल ओपिनियन। वेबर ने आइडियल टाइप दिया था, इसमें बोला था कि न्यूट्रल एनालिटिक टूल्स का यूज़ करके बायस को रिड्यूस कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे गिलिन वेस्टेड का देंगे कि फैक्ट्स इज नॉट इक्वल्स टू वैल्यूज। जैसे कि सेंसस इन्यूमरेटर डेटा कलेक्ट करेगा, उसके खुद के बिलीव्स इररिलेवेंट रहेंगे। तो ये लोग कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज इक्वल्स टू नेचुरल साइंस। ये समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड हम बताएंगे सोशियोलॉजी कांट बी फुल्ली वैल्यू फ्री। क्यों नहीं हो सकती? कार्ल माने ने बोला सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में, हर नॉलेज सोशली कंडीशन होता है। जैसे कि पॉवर्टी स्टडी अलग होती है अगर गवर्नमेंट वेलफेयर एजेंसी फंड करे, या प्री मार्केट थिंक टैंक अगर फंड करे, तो दोनों की अलग रहेगी। तो एल्विन गोल्डनर, वेबर का वैल्यू फ्री आइडियल एक मिथ है। उन्होंने इसे एंटी मिनिटोर की तरह क्रिटिक कहा था। एंटी मिनिटोर क्रिटिक
करके ये बोला था कि सोशियोलॉजिस्ट को अपने वैल्यूज़ ओपनली एक्नॉलेज करना चाहिए। और इंटरप्रेटेटिव स्टूअर्स और एक्टर्स को मीनिंग और वैल्यूज़ को इग्नोर कर दोगे तो इसमें क्या होगा कि जो सच्चाई है ना, रियलिटी है, वो एकदम मिस हो जाएगी। तो क्रिटिकल थ्योरी अडॉर्नो और हेबरमस न्यूट्रलिटी एक इल्यूजन है। नॉलेज को पावर स्ट्रक्चर एक्सपोज़ करना चाहिए। इस तरह से क्रिटिकल थ्योरी में बोला था। फेमिनिस्ट में डोरोथी स्मिथ का बताएँगे कि न्यूट्रल सोशियोलॉजी एक्चुअली मील सेंट्रिक है। वुमेन की जो एक्सपीरियंस है उससे इग्नोर हो गए। फिर हम बताएँगे पोस्ट मॉडर्निस्ट कुआना पेपेन उन और पेपेन नॉलेज पैराडिग्म डिपेंडेंट है एक तरह से, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। फिर एक बैलेंस भी बता देंगे इसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट ये मिडल पाथ एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी इम्पॉसिबल है। वैल्यूज हर जगह घुस जाती होती, टॉपिक सिलेक्शन हो या पॉइंटिंग हो या इंटरप्रिटेशन हो। अब जैसे कि एसे का पेपर है, हम तो वो टॉपिक चूज करेंगे जो हमें सूटेबल है, ऑब्जेक्टिव होकर थोड़ी ना करेंगे क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स। तो एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी एकदम इम्पॉसिबल हो जाती है, लेकिन मेथोडोलॉजिकल राइदर जैसे ट्रांसपेरेंसी, पीयर रिव्यू, ट्रायंगुलेशन ये इंश्योर करते हैं कि फाइंडिंग रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव है। और गिडन्स बोलते हैं कि सोशियोलॉजी वैल्यू एम्फेस है, पर वैल्यू सैचुरेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। तो कंक्लूजन हम बताएँगे कि सोशियोलॉजी कभी भी 100% वैल्यूफ्री नहीं हो सकती। मार्टिन और गोल्डनर एक तरह से इसमें सही बोले थे, लेकिन अगर हम अपने बायस को कॉन्शियसली कंट्रोल करें ना, जैसे रिफ्लेक्सिव बनाएँ, तो सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक लेजिटिमेसी मिल सकती है इसमें ना। तो इस तरह से हम इसे कंक्लूड कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हाउ इज ऑब्जेक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू न्यूट्रलिटी? डिस्कस विद द रेफरेंस टू द वेबर्स व्यू ऑन मेथोडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 ही क्वेश्चन नंबर 12 है ये कि हाउ इज ऑब्जेक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू न्यूट्रलिटी? इसे बताना है हमें, वेबर का व्यू बताना है, इस मेथोडोलॉजी पे डिस्कस करना है। इसको हम कैसे बताएंगे? अप्रोच हमारी ये रहेगी कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी को वेबर के पर्सपेक्टिव से डिफाइन करेंगे। फिर अलग से हम ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन करेंगे, उसके मेथड्स, उसके आइडियल टाइप्स, एग्जाम्पल। फिर वैल्यू न्यूट्रलिटी को बताएंगे, एथिकल स्टांस, फैक्ट्स नॉट इक्वल टू वैल्यूज और एग्जाम्पल। फिर एक टेबल बनाएंगे दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए, इसके क्रिटिक्स मानन और होल्डर को भी बताएंगे, फिर कंक्लूड कर देंगे। इसमें फिर देखते हैं कि एक इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि मैक्स वेबर ने कहा कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने दो पावरफुल आइडियाज दिए थे, ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी। दोनों का एम है बाइस को कम करना, लेकिन इनकी मीनिंग अलग है। तब इसे ब्रेक करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी वेबर के व्यू से क्या होती है, मतलब रिसर्च को सिस्टमैटिक, इम्पार्शियल, डिस्टॉर्शन फ्री बना करना। तो ये ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है मेथोडोलॉजिकल कमिटमेंट, इंश्योरिंग फैक्ट्स आर स्टडी सिस्टमैटिकली विदाउट डिस्टॉर्शन। और वेबर का टूल इसमें आइडियल टाइप था, एक न्यूट्रल एनालिटिकल मॉडल, जिसे एक ब्लूप्रिंट जो फैक्ट्स को क्लियरिटी से समझाता था। एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं कि अगर हम ब्यूरोक्रेसी को स्टडी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव हम बस हायरार्की, रूल्स और अथॉरिटी पे फोकस करेंगे, ना कि पर्सनल ओपिनियन पे। अब वैल्यू न्यूट्रलिटी वेबर के व्यू से सोशियोलॉजिस्ट, मतलब इसमें क्या होता है, सोशियोलॉजिस्ट को अपने पर्सनल मॉरल्स, पॉलिटिकल्स या रिलीजियस वैल्यूज रिसर्च के कंक्लूजन में नहीं लेकर आना चाहिए। सोशियोलॉजी डील्स विद व्हाट इज नॉट व्हाट ऑट टू बी। और इसमें एग्जांपल में बताएंगे, अगर हम कैपिटलिज्म को स्टडी करते हैं ना, तो बस उसके वर्किंग पे लिखेंगे, ये नहीं कि कैपिटलिज्म अच्छा है या बुरा। तो ये वैल्यू न्यूट्रलिटी होगी। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं वेबर के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले है मीनिंग, मेथोडोलॉजिकल रैगर और एक्यूरेसी के बेसिस पे इम्पार्शियल यूज करती है ऑब्जेक्टिविटी। वही वैल्यू न्यूट्रलिटी एथिकल स्टांस लेती है, वैल्यूज को अलग रखती है। वेबर का आइडिया था आइडियल टाइप को यूज करने का, इम्पार्शियल एनालिसिस को अचीव करने के लिए। वही वैल्यू न्यूट्रलिटी में बताया कि फैक्ट, इसका मतलब ये नहीं होता है फैक्ट, फैक्ट नॉट इक्वल्स टू वैल्यूज। सोशियोलॉजी इससे डील करती है। यहाँ पे वैल्यू न्यूट्रलिटी में फोकस इसमें ये रहता है कि डेटा कलेक्शन पे, क्लासिफिकेशन पे, एनालिसिस पे, ऑब्जेक्टिविटी में। बाकी वैल्यू न्यूट्रलिटी में फाइनल इवैल्यूएशन और इंटरप्रिटेशन पे इसका फोकस होता है। एग्जांपल में हम ब्यूरोक्रेसी स्टडी बता देंगे, हायरार्की के रूल्स बता देंगे। और वैल्यू न्यूट्रलिटी में कैपिटलिज्म स्टडी, डिस्क्राइब नॉट जज, ये एग्जांपल में बताएंगे। फिर क्रिटिक बताएंगे हम, सब्जेक्टिविटी इसमें एंटर कर जाती है, पैराडिग्म से जो वर्ल्ड वाइड व्यू है उनका, तो वो बताएँगे। और इसमें बताएँगे हम कि कंप्लीट न्यूट्रलिटी अचीव करना इम्पॉसिबल है। ये मानहेम मैनहेम और गोल्डन ने बोला है। तो कंट्रीब्यूशन इसमें ये रिलायबिलिटी देती है, ऑब्जेक्टिविटी हमें एक तरह से एक सिस्टमैटिक नॉलेज प्रोवाइड करती है। और ये वैल्यू न्यूट्रलिटी एक तरह से सोशियोलॉजी को
अपनी आइडियोलॉजी और मॉरलिज़्म से भटकने ही नहीं देती, स्लिप करने से एक तरह से प्रिवेंट करती है। अब कंक्लूज़न में हम क्या बताएँगे? कंक्लूज़न में हम ये बताएँगे कि कार्ल वाने ने नॉलेज बोला था कि नॉलेज हमेशा सोशली कंडीशन होती है, इसलिए कंप्लीट न्यूट्रलिटी मुश्किल है। एल्विन ने बोला था कि वेबर के वैल्यू फ्री आइडियल एक एंटी मिनटोन में थे। सोशियोलॉजिस्ट को अपने कमिटमेंट ओपनली बताने चाहिए। तो इस तरह से हम इसे कंक्लूड कर देंगे कि वेबर मेंटेन्ड इट्स सोशियोलॉजिस्ट शुड स्ट्राइव फॉर ऑब्जेक्टिविटी इन मेथड पर एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी इन एथिक्स, पर एब्सोल्यूटली न्यूट्रलिटी इम्पॉसिबल एंड रिलेटिव ऑब्जेक्टिविटी वैल्यू कॉन्शियसनेस के साथ हमारे सोशल साइंटिफिक कैरेक्टर को इस तरह से स्ट्रेंथ कर सकती है। तो ये बैलेंस हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि डू यू थिंक एथनो मेथोडोलॉजी हेल्प अस इन गेटिंग रिलायबल एंड वैलिड डेटा? जस्टिफाई योर आंसर। इसमें एथनो मेथोडोलॉजी का पूछा है कि हमें रिलायबल वैलिड रिजल्ट देता है क्या? इस आंसर को हमें जस्टिफाई करना है, मतलब यहाँ पे हमें रीजंस देना पड़ेंगे। एथनो मेथोडोलॉजी को हम डिफाइन करेंगे ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन में, फिर उसमें वेबर और शूट से लिंक करेंगे कि ये थिंकर इनके थिंकल फिर वेबर इशूज, फिर डिस्कस करेंगे कैसे ये वैलिड है और इसके और उसकी लिमिटेशन भी बताएँगे, फिर क्रिटिसिज़्म भी बताएँगे और कंक्लूड कर देंगे। तो मेथोडोलॉजी जो टर्म है, इंट्रोडक्शन डिस्कस करनी हूँ मैं, ये हैरोल्ड गार्फिंकल ने 1967 में कॉइन की थी। इसका मतलब है स्टडी करना एवरीडे मेथड, जो लोग अपनी डेली लाइफ को समझने और ऑर्डर क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो वेबर की इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी और शूट्स की फेनोमेनोलॉजी से इंस्पायर थी। मतलब इससे इंस्पायर हुए ये दोनों, शूट्स और फेनोमेनोलॉजी। सेंट्रल सवाल इसमें ये आता है कि क्या इससे माइक्रो एनालिसिस हम हमें रिलायबल वैलिड डेटा प्रोवाइड करती है कि नहीं? इसके हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले 2 सेंट्रल आइडियाज़ होते हैं। 2 सेंट्रल आइडियाज़ 2 सेंट्रल आइडियाज़ ये होते हैं इसमें, इंडेक्सिकलिटी और रिफ्लेक्सिविटी। इंडेक्सिकलिटी और रिफ्लेक्सिविटी, इसमें क्या होता है कि इंडेक्सिकलिटी में कॉन्टेक्स्ट पे जो है डिपेंड करता है मीनिंग। जैसे कि मैंने एग्जांपल डाला, इट्स कोल्ड, मतलब इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं कि मैं बोल रही हूँ कि कोई पंखा चालू कर दो, ठंड लग रही है इसलिए मैं इट्स कोल्ड बोल रही हूँ, या तो मैं नॉर्मली ऐसे टेम्परेचर बताने के लिए बोल रही हूँ। तो ये इंडेक्सिकलिटी हो गया। फिर रिफ्लेक्सिविटी क्या हो गया? एक्शंस और इंटरप्रिटेशन शेप ईच अदर। एक बच्चा क्लास में हाथ उठा रहा है, अब वो हाथ उठा रहा है, क्वेश्चन पूछने के लिए हाथ खड़ा कर रहा है कि सच में मतलब किसी को मारने के लिए हाथ उठा उठा रहा है। तो दोनों की अलग-अलग चीज़ें हो गई ना, तो एक्शंस और इंटरप्रिटेशन एक तरह से शेप करते हैं चीज़ों को। अ स्टूडेंट रेजिंग हैंड रीइंफोर्सेस क्लासरूम नॉर्म्स व्हाइल पार्टिसिपेटिंग। तो ये हम बताएँगे इसमें। और इसमें मेरिट्स क्या है? वैलिडिटी की स्ट्रॉन्ग करती है एक तरह से ये। इसमें मेरिट्स ये हैंगे कि रिच एंड कॉन्टेक्चुअल डेटा नेचुरल सेटिंग में रियल लाइफ बिहेवियर कैप्चर करता है। जैसे वर्कप्लेस में जेंडर रोल्स, क्लासरूम ह्यूमर। और फिर सेकंड है अनकवरिंग हिडन असम्पशन। गार्फिंकल की टीचिंग एक्सपेरिमेंट से बैकग्राउंड एक्सपेक्टेंसी और जो टेस्ट टूल्स हैं वो समझ आते हैं। फिर इकोलॉजिकल वैलिडिटी बताएँगे हम इसमें। इकोलॉजिकल वैलिडिटी में क्या बताएँगे हम कि डेटा आर्टिफिशियल नहीं होता है, असली सोशल प्रोसेस रिफ्लेक्ट करता है डेटा। तो ये हम इसमें बताएँगे। फिर फिनोमेनोलॉजिकल डेप्थ में एक्टर्स के जो मीनिंग होते हैं ना, एक्टर्स के मीनिंग्स को हाइलाइट करता है ये। इससे एक्सटर्नल कैटेगरीज़ को इम्पोज़ नहीं करता ये। तो ये हम बताएँगे कि जो भी मीनिंग्स हैं उनको बता रहा है। लिमिटेशन में कि इसकी रिलायबिलिटी को क्वेश्चन क्यों किया गया। सब्जेक्टिविटी और बायस, डेटा हेविली रिसर्चर की इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में बताएँगे। फिर लो रिलायबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, रेप्लिकेट करना मुश्किल होता है, लैक ऑफ जनरलाइजेशन, माइक्रो इनसाइट्स को मैक्रो स्ट्रक्चर पर अप्लाई करना टफ पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है, लार्ज स्केल स्टडीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में बताएँगे कि पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि ये अनसाइंटिफिक है क्योंकि रिलायबिलिटी, रेप्लिकेबिलिटी वीक है इसमें। फिनोमेनोलॉजिस्ट शूट्स को मैंने इसमें कोट करते बताएँगे कि डिफेंड करते हैं कि वैलिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ वर्ल्ड समझने के लिए। और कोरिया एंटी मिनोटोर का जो क्रिटिक इन्होंने दिया है, ये वार्न करते हैं कि ये माइक्रो फोकस से स्ट्रक्चरल और पावर इश्यूज इग्नोर हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें। फिर कंक्लूड कर देंगे कि एथनो मेथोडोलॉजी वैलिडिटी के लिए बहुत वैल्यूएबल है, डीप कॉन्टेक्स्ट और हिडन असम्पशन को रिवील करती है, लेकिन रिलायबिलिटी और जनरलाइजेबिलिटी वीक है इसमें। इसलिए इसी
इसे एक कॉम्प्लीमेंट्री मेथड के रूप में हमें देखना चाहिए। माइक्रो प्रोसेस समझने के लिए ये स्ट्रॉन्ग है, पर लार्ज स्केल स्ट्रक्चर के लिए दूसरे अप्रोचेस की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम इसे कंक्लूड कर देंगे कि एथनोमेट्रोलॉजी ऑफर डीप कॉन्टेक्स्ट रिच इंसाइट इनटू एवरी लाइफ, बट वर्क बेस्ट अलोंग विथ अदर मेथड फॉर रिलायबिलिटी एंड ब्रॉडर एप्लीकेबिलिटी। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इज नॉन पॉजिटिविज्म मेथोडोलॉजी साइंटिफिक इलस्ट्रेट? नॉन और क्वेश्चन और में से है, नॉन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, डिस्कस। तो इसमें हमें नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजी को बताना है। इसमें हम डिफाइन करेंगे साइंस के कॉन्ट्रास्ट और पॉजिटिविज्म वर्सेस नॉन पॉजिटिविज्म में इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी का, और फिर बॉडी में लिखेंगे आर्ग्यूमेंट फॉर के लिए भी और अगेंस्ट के लिए भी, थिंक और एग्जाम्पल के साथ, तो एक बैलेंस भी दे देंगे। यहाँ पे बताएंगे कि साइंस इम्प्लाई करता है सिस्टमैटिक वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव नॉलेज, और पॉजिटिविस्ट आर्ग्यू करते हैं कि सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस को फॉलो करना चाहिए। इसमें ऐसा दिया है कि साइंस का मतलब है कि सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव नॉलेज, लेकिन सवाल ये है कि इंसानों के बिहेवियर को सिर्फ नेचुरल साइंस जैसे ही समझा जा सकता है या फिर एक और अप्रोच चाहिए। इसमें हमारे डिस्कस करेंगे नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी साइंटिफिक है कि नहीं, फिर पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविस्ट जैसे कि ऑगस्ट कॉम्टे, दरखाइम कहते हैं कि सोशियोलॉजी को भी फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह स्टडी करना चाहिए। ऑलरेडी हम कितनी बार अभी रिपीट कर चुके हैं फैक्ट्स, डेटा और यूनिवर्सल लॉज बनाने के लिए। लेकिन नॉन पॉजिटिविस्ट इसमें वेबर को बताते हैं, हम शूट्स को बताते हैं, मीट को बताते हैं। ये बताते हैं कि इंसान सिर्फ नंबर नहीं है, उसकी मीनिंग, इमोशंस और इंटेंशन भी समझने की ज़रूरत है। दरखाइम की सुसाइड को इसमें बताएँगे हम, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मीनिंग में, मतलब कंपेयर करते हुए हम इसमें बताएँगे कि दरखाइम की ने जो सुसाइड को स्टैटिस्टिक्स से एक्सप्लेन किया था, पर वेबर बोलते हैं कि समझना होगा कि कोई जो लोग हैं ना अपनी ज़िंदगी ख़त्म करते वक़्त अपने सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो इसमें नॉन पॉजिटिविज़्म का फिर बताएँगे कि नॉन पॉजिटिविज़्म इज़ अ साइंटिफिक का तरीके से है, बताएँगे कि ये अप्रोच साइंटिफिक है। इसके फेवर में आर्गुमेंट्स देंगे कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मीनिंग ये है कि मैक्स वेबर ने बोला था वर्स्टियन, यानी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव मीनिंग। एग्जांपल में प्रोटेस्टेंट एथिक थीसिस रिलीजन के वैल्यूज को सिस्टमैटिकली कैपिटलिज्म के राइज से लिंक किया था इसमें। ये मैं आर्गुमेंट दे रही हूँ कि ये साइंटिफिक है उसके फेवर में, नॉन पॉजिटिविज्म। फिर कॉन्टेक्स्ट रिच वैलिडिटी, जो शूट्स के फिनोमेनोलॉजी इंडिविजुअल्स की लाइफ वर्ल्ड समझ एक तरह से समझाता है ये। फिर एग्जांपल में देंगे कि माइग्रेंट की लाइफ के सिर्फ नंबर से बात नहीं बनती है, उनके एक्सपीरियंस समझना होंगे हमें। फिर राइगर बताएँगे हम, राइगर इन क्वालिटेटिव मेथड, हैरोल्ड गारफिंकल के मेथोडोलॉजी हिडन बैकग्राउंड रूल्स को रिवील करता है। और जो ब्रीचिंग एक्सपीरियंस, जैसे किसी नॉर्मल सिचुएशन का रूल तोड़ दो, इस शॉपकीपर से बार्गेनिंग अगर बार्गेनिंग के बजाय हम से बार्गेनिंग इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड प्राइस, इससे समझ आता है कि सोसाइटी के टेकन फॉर ग्रांटेड रूल्स हैं। मतलब अगर हम बहस करने लग जाएँ शॉपकीपर से और है ना फालतू के आर्गुमेंट्स करने लग जाएँ, तो वो हमें सब्ज़ी देगा ही नहीं, भगा देगा। तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड रूल्स है। फिर फोर्थ है ब्रॉडेंड स्कोप ऑफ साइंस। इसमें क्लिफर्ड गर्ट्स का ये थिक डिस्क्रिप्शन करके, इसमें कल्चर को सिर्फ सुपरफिशियल फैक्ट से नहीं, हमें डीप मीनिंग के थ्रू एक्सप्लेन करना है। मतलब ये जो थिक डिस्क्रिप्शन करके मैंने बताया ना, ये कल्चर को अ, आगे मतलब एक जो डीप मीनिंग्स होते हैं ना उसके थ्रू एक्सप्लेन करता है। सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें पे बात नहीं करता है, इसलिए इसे थिक डिस्क्रिप्शन नाम दिया है। मतलब साइंस का स्कोप एक तरह से बढ़ा दिया, सिर्फ कॉजेशन नहीं एक्सप्लेनेशन भी दिया इसमें। फिर हम बताएंगे लिमिटेशन, आर्गुमेंट अगेंस्ट हो जाएगी इसकी। सब्जेक्टिविटी एंड बाइस, रिसर्च एंड इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इससे क्या होता है, डिस्टॉर्शन हो सकता है। जैसे कि एक ही इंटरव्यू को दो अलग सोशियोलॉजिस्ट अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर सेकंड है लो रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है कि रिजल्ट रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल होता है। तरखाइम की सुसाइड स्टडी रेप्लिकेट हो सकता था, पर वेबर के केस स्टडीज नहीं कर सकते। वीक जनरलाइजेशन है, माइक्रो फोकस है, केस स्टडी से यूनिवर्सल लॉ नहीं बन पाते। शूट्स की जो स्टडीज थी एवरीडे लाइफ पर एक्सप्लेन करती हैं, पर बड़े लेवल के ट्रेंड जैसे पावर्टी रेट्स के लिए काम नहीं करती हैं। फिर एक बैलेंस भी हम इसमें दे सकते हैं कि नॉन पॉजिटिविज्म अपने फ्रेमवर्क में साइंटिफिक है, लेकिन नेचुरल साइंसेज के सेंस में नहीं है। बेस्ट अप्रोच ये है कि हम ट्रायंगुलेशन जैसे सर्वे प्लस एथनोग्राफी दोनों का यूज करें।
मतलब क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों मिलाकर बेटर पिक्चर देंगे। फिर कंक्लूजन में बताएँगे कि नॉन पॉजिटिविज़्म को इग्नोर करना गलत होगा। ये अप्रोच ह्यूमन मीनिंग को मतलब ह्यूमन मीनिंग और डेप्थ को एक तरह से समझाती है, जो कि नंबर्स कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसमें रिलायबिलिटी और जनरलाइज़ेशन वीक है, लेकिन जब पॉजिटिविज़्म और नॉन पॉजिटिविज़्म दोनों को कंबाइन करते हैं ना, तब सोशियोलॉजी अपना जो है ना, अपना ट्रू कलर शो करती है इससे। तो ये इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।